ભાજપના ઓબીસી મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડોક્ટર કે લક્ષ્મણજી ગુજરાતના પ્રવાસે છે ત્યારે ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો પણ માહોલ છે. કઈ રીતે ઓબીસી વોટ બેંકને મજબૂત કરવામાં આવશે, કઈ રીતે ઓબીસી સમાજ સુધી પહોંચશે, સમગ્ર मुद्दे बात करीશું આપણે डॉक्टर के लक्ष्मण साथे. सर, जिस तरह से गुजरात में चुनावी माहौल है, अगर और हम ओबीसी समाज की बात करें तो किस तरह से इस बार इलेक्शन में आप इस समाज को भाजपा की तरफ और जोड़ने की कोशिश करेंगे? रोड मैप क्या है? मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने सबका साथ सबका विकास नारा लिखते हुए सरकार काम करती आ रही है. ये 75 साल के आज़ादी के अंदर लगभग कांग्रेस तो 60 साल तो सत्ता में थी, सरकार में थी. ये जो भी वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, दलित, पिछड़ा वर्ग, महिला, किसान, इन सभी लोगों के लिए मोदी 8 साल से लगातार जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और गरीब के हित के लिए जो कल्याणकारी योजना जो बनाए, इन सब चीज़ों को लेकर ओबीसी मोर्चा हर घर और गांव तक पहुंचना चाहती है और अंतिम व्यक्ति तक ये योजनाओं को सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं. अगर गुजरात की हम बात करें तो किस तरह से आपका जो मोर्चा है वो काम कर रहा है और कहाँ लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे बूस्टअप करने की जरूरत है? ये गुजरात में जो हमारा डबल इंजन सरकार मोदी जी और पटेल जी का लगभग 20 साल से विकास इतना तेजी से गुजरात आगे बढ़ रही है. पूरा देश गुजरात की ओर देख रही है. गुजरात मॉडल विकास और गुजरात मॉडल गरीब के हित के लिए योजना जो बना रहे हैं, इसलिए हमारा को पूरा विश्वास है. ओबीसी मोर्चा भी लगातार प्रदेश के अंदर हर जिला मंडल स्तर पर हमारा कमेटी गठन करके आने वाले दिनों में बूथ स्तर तक भी पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं. मेरा 2 दिवस का प्रवास में मैं ये देख रहा हूँ, गुजरात तो इतना विकास है और हर जगह जहाँ भी देखो लोग तो मोदी जी और बीजेपी के बारे में बार बार जिक्र कर रहे और दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार को लाने में हर आदमी वो चाह रहा है. सर, मुझे पता नहीं ये मुद्दा आपको पता है कि नहीं है, लेकिन गुजरात में जिस तरह से ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर ओबीसी रिजर्वेशन को लेके इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से अपना जो फैसला था वो बताया और उसके बाद लगातार कांग्रेस ये एलिगेशन कर रही है कि बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी ये रिजर्वेशन कैंसिल हुआ और ये पूरा माहौल गुजरात में बना हुआ है. हालांकि सरकार में से भी और बीजेपी में से भी आपके जो रिप्रेजेंटेटर थे वो भी काफी समय के बाद कमीशन के अंदर प्रेजेंट हुए. तो किस तरह से पूरे माहौल को देखते हैं और किस तरह से पूरी चीजों को आप अब शॉर्ट आउट कर पाएंगे? कांग्रेस को तो ओबीसी समाज के बारे में, ओबीसी आरक्षण के बारे में बात करने का कुछ नैतिक हक ही नहीं, क्योंकि जब से कांग्रेस आज़ादी से नेहरू जब प्रधानमंत्री से लेकर तब से जब ओबीसी समाज का आरक्षण का मुद्दा आया, विरोध किया वो कांग्रेस अकेली पार्टी थी. काका कलेकर कमीशन को बिठाया अंबेडकर जी के दबाव से, मगर काका कलेकर कमीशन जो सिफारिश किया ओबीसी समाज के लिए आरक्षण के बारे में, उनके उन्नति के लिए, वो कभी उसका चर्चा तक नहीं किया. नेहरू जी ने 17 साल प्रधानमंत्री था. इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, मगर वो काका कलेकर कमीशन छोड़ो, कभी ओबीसी के बारे में कुछ सोचा भी नहीं था. बाद में जब गैर भी कांग्रेस सरकार आई थी, जनता पार्टी हो जनता दल हो, मंडल कमीशन के सिफारिश आधार 27% आज आरक्षण मिल रहा है. आज मोदी जी ने आज गुजरात में चूक कैसे हो गई है ये बताइए. आपका पूरा कमीशन, आपका पूरा मोर्चा है, पूरा आपकी विंग है, तो यहाँ पे चूक सरकार से कैसे हो गई है या तो फिर आपकी पार्टी से कैसे हो गई? चूक हुआ नहीं, आप जानकारी होना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है स्थानीय समितियों में ओबीसी समाज के लिए आरक्षण के बारे में. अब महाराष्ट्र में आपको जानकारी होना चाहिए, कांग्रेस शिवसेना जब सरकार में थे, स्थानीय समिति में यही जो मुद्दा आया, 50% के ऊपर जो सीमा है, उच्च न्यायालय ने जो आज 50% के ऊपर जाने की नहीं कही थी, उनको लेकर वह कांग्रेस सरकार तो ओबीसी आरक्षण के लिए कुछ प्रयास ही नहीं किया, बगैर आरक्षण का चुनाव लगा दिए. जो भी बचा बाद में हमारे फडणवीस जी आए, बीजेपी सरकार आया, शिवसेना एकनाथ शिंदे के बाद कमीशन बिठाया. कमीशन के आधार पर वो शास्त्रीय पद्धति में पूरा आंकड़े निकाले, कोर्ट को समर्पित किए, बाद में कोर्ट मानी. अभी जितने भी स्थानीय समिति का चुनाव नहीं हुआ, वहां अभी
ओबीसी का आरक्षण लागू हो रहा। उसी तरह मध्य प्रदेश में भी उसी हाल हुआ, वहां पे भी कोर्ट खारिज किया कि स्थानीय समिति में ओबीसी समाज का, वहां पे भी हमारे शिवराज सिंह सरकार, बीजेपी सरकार कोर्ट में एक कमीशन बिठाकर उसको जो आज गुजरात में मुद्दा नहीं बनेगा। ये मुद्दा गुजरात में मुद्दा इसीलिए नहीं बनेगा कि कांग्रेस तो हमेशा विरोधी है ओबीसी समाज का। आज हमारे भूपेंद्र पटेल जी का सरकार भी कमीशन को बिठाया, वो आंकड़े निकाल रहे, तुरंत वो भी कोर्ट में समर्पित करेंगे। बाद में आरक्षण के आधारित या स्थानीय समिति का चुनाव होएगा। ये हम जरूर विश्वास दिलाते हैं, कि विश्वास जताते हैं कि ये कांग्रेस तो हमेशा, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पूरा देश भर में आपको जानकारी होना चाहिए। जब मंडल कमीशन का सिफारिश आया पार्लियामेंट सदन में, जब चर्चा हो रहा था, विरोधी दल के नेता के नाते राजीव गांधी तो उसका खिलाफ किया। और उतना ही नहीं, जब पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा देने मुद्दे, क्योंकि गुजरात में सर इलेक्शन है और आप जिस तरह से सारे मुद्दे याद करवा रहे हैं कि ये हुआ, लेकिन लोगों की मेमोरी बड़ी छोटी होती है। जो लास्ट में जो हुआ है वो लोगों को याद है। तो क्या ये सारे मुद्दों को लेके आपका पूरा संगठन, आपकी पार्टी लोगों के बीच में जाएंगे? रोड मैप क्या रहेगा? हमारा रणनीति यही कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा प्रदेश स्तर पर पूरा गुजरात के अंदर हर गांव जाएंगे, हर घर जाएंगे, बताएंगे 8 साल के अंदर गरीब के हित के लिए मोदी जी ने क्या किया, किस तरह कांग्रेस धोखा देती आई, किस तरह कांग्रेस ओबीसी समाज का विरोध है, ये उनका पर्दाफाश करेंगे और गुजरात में लोगों का समर्थन लेंगे। आखिरी सवाल, के आम आदमी पार्टी को आप गुजरात में विपक्ष के तौर पे किस तरह से देखते हैं? अरे आम आदमी पार्टी को तो लोग अब हंस रहे, जहां भी आजकल केजरीवाल घूम रहे गुजरात में, जो घर पहुंचते थे, जहां भी देखो मोदी जी का तस्वीर दिख रहा, उनका दर्शन करने आए। आज केजरीवाल चाहे घर पे, हर किसी का घर पे जाओ, पूरा माहौल तो आज मोदी जी का दिख रहा गुजरात को। यहाँ आम आदमी पार्टी कुछ मिलने वाला नहीं। अभी लोग तो उनके फिर से मोदी मैजिक चलेगा 100%, या सरकार बीजेपी का बनेगा, मोदी जी का मैजिक ही बनेगा यहाँ पे। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो હતા ભાજપના ઓબીસીના રાષ્ટ્રીય મોરચાના અધ્યક્ષ ડોક્ટર કે લક્ષ્મણજી, કે સ્પષ્ટતાથી કહી રહ્યા છે કે આગામી દિવસોમાં પણ ઓબીસી સમાજને ભાજપ તરફી કઈ રીતે કરવામાં આવે તેની માટેનો પણ એક આખો રોડમેપ તૈયાર છે અને વર્ષ 2022ની ચૂંટણીમાં ફરી એકવાર ભાજપ સત્તા પર હશે। કેમેરા ઇમરાન સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 ગાંધીનગર।